Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11 Sociology, chapter 7 Social Change and Social Order in Rural and Urban Society, part 3. So here we were discussing about domination, authority and law. तो क्या क्या डोमिनेशन हुए, अथॉरिटी हुई है और कैसे कानून व्यवस्था पे प्रभाव पड़ा है। तो इसमें हम पूरी चीज़ें देखेंगे, पावर, सत्ता कैसे आई। तो ये कैसे हो सकता है कि प्रभाव ना पड़ा हो, ये क्वेश्चन है। क्योंकि सभी सुविधाएं तो बदली हैं। तो एक तरीके का हमने इसमें देखा, प्रभावशाली एक वर्ग है जो कि आगे आता है, अपनी शक्तियां उपयोग करता है, शक्तियों से आगे कार्य में वैधता बढ़ाता है। तो सामाजिक संदर्भ में वैधता में अगर हम देखा जाए तो स्वीकृति हुई है और ये ठीक माना जाता है बेहतर स्तर पे कि सामाजिक संवेदना आगे बढ़ती गई हैं। तो ये शक्ति समाज के लिए परिभाषित है और एक तरीके की सच्चाई है। तो अगर हम माने कि इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट इन सोशलॉजी किस आगे है, एक डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस है, पावर है, रिलेशन है, लेगमिटेड गवर्नमेंट का, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्रिवलिंग लेगमेसी है, शॉर्ट कमिंग है, एग्जिस्टिंग नॉर्म है, राइट है टू कैरी आउट द वर्क। तो अगर हमने देखा है कि पावर कैसे डिफाइंड होता है, तो हमने हमेशा एक अंग है, ये एक नियम है, नियम अनुसार ये तैयार होता है, सत्ता में एक सही क्षेत्र में बंधा हुआ है। तो इसमें हर चीज़ में पावर है। जैसे मैक्स वेबनर ने कहा है, पावर कंसिडर टू बी जस्टिफाइड और प्रॉपर। तो पावर यानी तो जस्टिफाइड है या सही है या एक प्रॉपर तरीके से होती है। तो अगर कोई पुलिस है, जज है, स्कूल टीचर है, तो ये अपनी जो अथॉरिटी और पावर का भी करते हैं अनुसार। तो ये भी रिटन डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफाइड है, अथॉरिटी उन्हें दी जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है अपनी कार्यों को करने के लिए, और अफसर इनकी कार्यों पे नज़र भी रखते हैं। तो अथॉरिटी हमेशा एम्प्लाइज है, अबाइड है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है। तो अगर हम देखें, जज हैं, कोर्ट में रूम है, या जज कैसे अथॉरिटी को आगे काम करते हैं, कोर्ट रूम में काम करते हैं, सिटीजन्स में आगे अपना वर्क करते हैं। तो एक इनकी ड्यूटी है जो कि एक तरीके से स्पष्टीकरण भी आता है। तो अगर हम देखें कि किस तरीके से प्रभावी हैं, तो छोटी संस्थाओं में देखें, धार्मिक वर्ग में देखें, क्षेत्रों में देखें, तो बहुत शक्तिशाली है। और इसकी एक तरीके से, जैसे पुलिस अपनी फोर्स का यूज़ करती है, स्पीड ऑथोरेटिव इन्वॉल्वमेंट है, तो टीचर अपनी अथॉरिटी यूज़ करती है क्लासरूम में। तो अथॉरिटी इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट शुड बी एग्रीड इन अ पर्टिकुलर लॉ। तो सिटीजन्स को भी एक तरीके से बिलीव रखना चाहिए कि मैम कानून की हमें रक्षा करनी है, मुझे कानून को कैसे आगे बढ़ाना है, आगे चलाना है, इसकी एग्जिस्टेंस, जुडिशरी, कस्टडी और किस फॉर्म में हमें अपनी अथॉरिटी को स्ट्रिक्टली सुपरवाइज करना है। तो एक गुड एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें हम देख सकते एक रिलीजियस लीडर। तो रिलीजियस लीडर क्या करता है, अपनी अथॉरिटी का सही उपयोग करता है, उसको एक्सप्लिसिट में लेके आता है, रिलीजियस ग्रुप को डायरेक्शन देता है और चीज़ों को सुधारने की कोशिश करता है। तो देखो, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट होता है बाहरी चीज़ों को करना, जो हमारे रिटन लॉज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके लिए डेमोक्रेटिक सोसाइटी पे काम करना, इंस्पिलेट अपने लिए काम करना। तो यही एक लेगमिटेड गवर्नमेंट का एक कारण है कि उसको अपने सोशल सिस्टम्स को आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो पावर इज़ एन अथॉरिटी विच हैज़ बीन गिवन फॉर अ कोड एंड कंडक्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्सुलेशन, क्राइम एंड वायलेंस। तो देखो क्या लिखा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ डोमिनेशन, पावर, लेगमिटेड अथॉरिटी एंड लॉ डज नॉट इम्प्लाई दैट अ लॉ मीट विद ओबीडियंस एंड कन्फॉर्मिटी। तो देखो, अगर हम बोले डोमिनेशन मतलब प्रभाव, पावर शक्ति, लेगमिटेड अथॉरिटी कानूनी सत्ता, कानून का अस्तित्व, तो यही इसका अर्थ नहीं है कि हमेशा उनका पालन हो या उन्हें माना जाए। अपने पहले भी समाज ने संघर्ष करा है, नई नई चीज़ें आई हैं, समाज में विवाद बढ़े हैं, अनेक प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी हैं, तो विवाद विस्तृत रूप से कहीं ना कहीं बढ़ता ही रहा है। तो इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, परिभाषा को छोड़ देना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो
जैसे कंपटीशन है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो टीचर्स एक्सटेंड हो रही हैं, प्यूपल, पेरेंट, गार्डियन, इनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी कैरिड आउट इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, ये भी एक तरीके का कॉपरेशन है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, कानून है, तो ये भी सहमति से ही होता है, अथॉरिटी से ही विद्रोह होता है। इन सीमाओं का उल्लंघन किसी न किसी रूप में समाज में हमेशा हुआ है, होता रहा है, तो कानून का भी परिवर्तन होता रहा है। तो जैसे कि अगर हम कहें कि हाँ, हम भारतीय हैं, या हमें एक दूसरे को दूसरे से सहमत होने के लिए कोई नहीं रोक सकता, तो ये भी एक तरीके के रूल्स हैं, जो कि हम देखते हैं स्कॉलर, राइटर, आर्टिशियंस, ये सब अपनी इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी पे लीगलाइज्ड करते हैं, अथॉरिटी देते हैं, लॉ देते हैं कि इस चीज़ को कैसे आगे काम करें। तो ये है पीपल्स लैंड, लैंड बाय द पीपल। तो लॉज आर इम्पोज्ड ऑन द सिटीजन, एक्ट हैव बीन गाइड। तो अगर हम देखें, यूथ भी रिबेल करता है, या भारतीय लोग भी अलग अलग जगहों से आके, यंग यूथ रिबेल करता है, प्रोटेस्ट करता है। तो ये भी समाज का एक स्तर है, परंतु समाज में महत्वपूर्ण सीमाएं भी हैं, और कानूनी, गैर कानूनी, या हम कहें वैध या अवैध, मान्य अमान्य स्थितियाँ, ये भी एक तरीके से शक्तिशाली व्यक्तित्व बनाती हैं। तो अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति कहता है कि अपराध है कि ऐसा काम नहीं करना, या कहीं इस विद्यालय में नहीं जाना, या क्रीड़ा में नैतिकता नहीं निभानी, तो ये भी ऊंचे नीचे हैं, और ये दंडनीय अधिकार भी, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बाउंड्रीज भी हैं, इसकी लॉफुल सोसाइटीज़ हैं, इन्फोर्समेंट्स हैं, जो कि हमें आगे व्यक्ति को चलाना है। तो ये आंसर भी डिपेंड है, चाहे हम हिस्टोरिकल टर्म में देखें, वास्तव में देखें, केवल में देखें, तो ये कानूनी लेगिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, जो कि बहुत, और लोगों को इसमें आके इसके अतिरिक्त बिलीव और अपनी नॉलेज रख के प्रिवेल करके कानूनों को आगे करना चाहिए, ताकि वह आगे कानूनी तौर पे हिंसा का प्रयोग ना करें, और गैर कानूनी ढंग से वो काम ना करें। तो हिंसा भी एक प्रत्येक स्थान है, इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो ऑल्दो इट जनरली कैरीज अ स्ट्रॉन्ग मॉरल चेंज, यदि ये चीज़ें लेके आ रही हैं एक बहुत बड़ा नॉर्मल चेंज, एक नोशन, तो क्राइम है। अगर वो होता है, किसी ने ज़्यादा करा है, वैध है, अवैध है, तो हमें बिलीव करना है, और हमें, अगर जिसने भी ये करा हुआ है क्राइम, उसको सज़ा देना हमारा कानूनी हक है। तो सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन भी जब हमने गांधी जी की देखी थी, तो हमने यही देखा था कि उन्होंने कैसे इसको एक कॉन्ट्री बनाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए डांडी मार्च करी थी। तो एक्चुअल में इस टाइम पे हुआ क्या था कि गांधी जी बहुत अगेंस्ट थे ब्रिटिशर्स के। उन्होंने बोला था ब्रिटिशर्स को कि आप सॉल्ट, जो कि हर कोई इस्तेमाल करता है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, तो आप इसको इसमें टैक्स ना लगाएं। पर ब्रिटिशर्स इसमें रेवेन्यू लेते थे, तो गांधी जी ने दांडी मार्च करी, और ये एक तरीके का डेलिब्रेट एक्ट था। ब्रिटिशर्स के हिसाब से आप हमारे कानून का उल्लंघन कर रहे हो, तो ब्रिटिशर्स ने जब ये एक्ट पूरी साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी तक करी, 240 किलोमीटर, इतने थाउजेंड्स ऑफ मास लोग यहाँ जुड़ गए थे, तो ब्रिटिशर्स ने इसको एक्ट ऑफ कंडेम्प्ट बोल के इनको गिरफ्तार कर लिया था। तो उन्होंने वॉयलेंस भी नहीं करा था, बल्कि वो अपने हक, मॉरल वैल्यूज़ के लिए लड़ाई कर रहे थे, बट इसको एक जुरिडिक्शन के फैक्ट पे इलीगल करार दे दिया गया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, एक वॉयलेंस का इनडायरेक्ट अटैक है, कि अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है या किसी को असल्ट करता है, तो ही उस व्यक्ति को जेल होनी चाहिए, उस पर कानूनी अध्ययन होना चाहिए, ना कि हर किसी के साथ एक प्रोसिक्यूट्स कर सकते हैं। तो ये ऑब्वियस है कि वायलेंस इन द एनिमी फॉर द सोशल ऑर्डर, और जो भी एक्सट्रीम जैसे ट्रांसग्रेंसेस हैं, लॉज हैं, वायलेंस इन सोसाइटी, तो ये भी एक तरीके का सोशल टेंशन इरेज करते हैं, इंडिकेट करते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ सीरियस प्रॉब्लम, और ये एक अथॉरिटी का चेंज है, जो कि एक आउटब्रेक करता है कॉन्फ्लिक्ट के लिए। तो हमें ये भी साफ है कि देखो, हिंसा सामाजिक व्यवस्था का एक शत्रु है, तथा विरोध का उग्र रूप भी है। तो जो मात्र कानून का नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंडों का है, तो समाज में हिंसा सामाजिक तनाव में प्रतिफल है,
तथा गंभीर समस्याओं की उपस्थिति में दर्शाती है। तो यह राज्य की सत्ता को चुनौती भी है, इस अर्थ में वैध शासन की असफलता भी है, सहमति है और खुले तौर पे संघर्षवादी हिंसा का एक आउटब्रेक कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है सोशल ऑर्डर, सोशल चेंज इन रूरल एरियाज एंड सिटीज़, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।